हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके की टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि रैगनर फ्रिश को अर्थशास्त्र में अपने योगदान के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार जब से स्टार्ट हुआ था 1969 में, वो इन्हीं को मिला था। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रिश ने 1933 में। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थात ये शब्द आए कहाँ से? तो यदि हम बात करें व्यष्टि शब्द की, तो व्यष्टि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो, जो कि ग्रीक भाषा के माइक्रोज से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। और यदि हम समष्टि की बात करें तो समष्टि को अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो, जो कि ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है वृहद या व्यापक। देखते हैं कि व्यष्टि शब्द है उसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो, और ये ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है सूक्ष्म, या फिर हम इसे कह सकते हैं छोटा, अर्थात छोटे स्तर पर इसमें अध्ययन किया जाता है। यदि हम समष्टि की बात करें तो समष्टि को अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो, और ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है व्यापक, अर्थात हम बोल सकते हैं बड़ा। अर्थात जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। जैसे कि हमने अभी बात की कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म स्तर पर, या हम कह सकते हैं लघु स्तर पर, छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। छोटे स्तर पर कैसे? इसमें व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई जिसमें कि आते हैं जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता या फर्म कैसा आर्थिक व्यवहार करती है, उसका अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का बच्चों जो दूसरा नाम है वो है कीमत सिद्धांत, क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। देख रहे हैं बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म या लघु, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, सूक्ष्म या लघु या छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जिसमें आते हैं उत्पादक, एक फर्म या एक उपभोक्ता कैसा आर्थिक व्यवहार करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है कीमत सिद्धांत, क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। बच्चों, इसमें व्यक्तिगत इकाई का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करते समय हमेशा कीमत को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यदि हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता हमेशा कीमत को ध्यान में रखकर उपभोग करेगा और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। यदि हम उत्पादक की बात करें तो उत्पादक क्या करेगा? हमेशा कीमत को ध्यान में रखकर उत्पादन करेगा और अपने लाभ को अधिकतम करेगा। यदि हम वितरण की बात करें तो वितरण करते समय हमेशा साधनों की कीमत को ध्यान में रखा जाता है। साधनों की कीमत जैसे कि श्रम की कीमत होती है मजदूरी, उद्यमी की कीमत होती है लाभ, भूमि की कीमत होती है लगान, और पूंजी की कीमत होती है ब्याज। बच्चों, ये जो साधनों की कीमत है उसको हम साधनों का प्रतिफल भी कहते हैं। समझते हैं कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हमेशा क्या रखेंगे? कीमत को ध्यान में रखकर। उपभोक्ता क्या करेगा? निश्चित आय और कीमत को ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टि अधिकतम करेगा। और उत्पादक क्या करेगा? निश्चित कीमत के आधार पर अपने उत्पादन को अधिकतम कर लाभ को भी अधिकतम करेगा। यदि हम वितरण की बात करें तो साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर हमेशा वितरण किया जाता है। और इन सब की बात हम अभी कर चुके हैं, और ये सब हमारे आगे के अध्याय में भी बहुत अधिक काम में आने वाले हैं, तो इन्हें समझ लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा।
साधनों की कीमत को साधनों का प्रतिफल भी कहते हैं। बच्चों ये सब इसीलिए लिखे गए हैं ताकि कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि जब परीक्षा में याद करो तो आपके पास इनके नोट्स हो और याद करने में आसानी हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा रिवाइंड कीजिए, सुनिए, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब हमने बात की व्यष्टि की, अब हम किसकी बात करेंगे? समष्टि की। तो बच्चों समष्टि में हमने अभी बात की व्यापक स्तर पर, वृहद स्तर पर या बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? जो व्यक्तिगत इकाइयों का जो समूह है, जैसे कि हमें देश भी कह सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या था? कीमत सिद्धांत। तो इसका दूसरा नाम भी बनता है ना, तो इसका दूसरा नाम है आय व रोजगार का सिद्धांत, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। देखिए बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक या समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाई के समूह या हम कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और इसका दूसरा नाम है सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। बच्चों अब यदि हम बात करें कि समष्टि अर्थशास्त्र कहाँ से आया, तो समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय जाता है J.M. कीन्स को, जिनका कि पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं कि J.M. कीन्स अर्थात जॉन मेनार्ड कीन्स और J.N. कीन्स अर्थात जॉन नेविले कीन्स दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब विकसित देशों में आर्थिक मंदी आई थी 1929 से 33 में, तो उस समय प्रचलित थे क्लासिकल सिद्धांत। ये जो सारे जो क्लासिकल सिद्धांत थे वो मंदी के कारण विफल हो गए। तब J.M. कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में समष्टि के बारे में बताया और आय व रोजगार का नया सिद्धांत दिया। तो तभी से उत्पत्ति मानी जाती है समष्टि अर्थशास्त्र की, क्योंकि इन्होंने इसका सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था और इसी के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और इनकी इसी पुस्तक के बाद समष्टि के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित हुए। देखिए इनको कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? J.M. कीन्स को, जिनका कि पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। और इनकी इसी पुस्तक के बाद समष्टि के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित हुए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो, इनकी बुक का नाम और ये कब प्रकाशित हुई थी और समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। आपको याद होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक तो ये है, लेकिन अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र की, कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार कितना है, कुल विनियोग कितना है, कुल बचत कितनी है, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव कितने हो रहे हैं, इसके अलावा सामान्य कीमत स्तर कितना है। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। गार्डनर एकले ने समष्टि अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी परिभाषा दी है बच्चों, और वो आपको याद भी रखनी है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण जंगल का अध्ययन किया जाता है, ना कि उन पेड़ पौधों की प्रकृति का जिससे कि जंगल बना है। कितनी अच्छी परिभाषा है ना, कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, ना कि जो एक एक व्यक्ति है उसका। देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम बात कर चुके हैं राष्ट्रीय आय का स्तर, रोजगार का स्तर, बचत, विनियोग, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव, इनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है? देश से। ये व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित है। गार्डनर एकले की परिभाषा की हम बात ही कर चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि उन पेड़ पौधों का जिससे कि जंगल बना है। तो बच्चों ये थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र।
अब हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में अधिकतर इसका सवाल आता है। तो हम बात करते ही जा रहे थे कि व्यष्टि में हम किसका अध्ययन करते हैं, एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का, जबकि हम समष्टि में किसका अध्ययन करते हैं, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। तो अध्ययन की इकाई तो आपको समझ में आई गई कि व्यष्टि में एक व्यक्ति, जबकि समष्टि में संपूर्ण देश। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ मान्यता लेके आता है और समष्टि अर्थशास्त्र भी कुछ मान्यता लेकर आता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या मान के चलता है कि देश में पहले से ही पूर्ण रोजगार है, सरकार का कोई दखल नहीं है, और जो कीमत तंत्र है वो कैसा है, स्वतंत्र, जिसका हम कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति के आधार पर स्वतः ही कीमत का निर्धारण हो जाता है। जबकि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र ये मान लेता है कि जो संसाधनों का जो वितरण होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। ये बात की गई है समष्टि में। तो ये मान्यता के आधार पर दोनों में अंतर हो गया। यदि हम तीसरे अंतर की बात करें तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र है उस पर क्या डिफरेंस है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो उद्देश्य है वो होता है संसाधनों का अधिकतम वितरण, कि संसाधन अधिक से अधिक वितरित हों, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है उसका उद्देश्य होता है कि उत्पादकता अधिक से अधिक हो, जिससे कि देश में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की जा सके। आ रहा है समझ में कि इसकी मान्यता क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता और सरकार का कोई दखल नहीं हो और स्वतंत्र कीमत तंत्र हो। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या मानता है, जो उत्पादन के साधन हैं उसका वितरण पहले से ही निर्धारित हो। इसका जो उद्देश्य है वो है संसाधनों का अधिकतम वितरण, जो संसाधन है वो लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच पाएं। जबकि इसका क्या है कि उत्पादकता का विस्तार हो और देश में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो। बच्चों, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो आंशिक संतुलन का अध्ययन करता है, आंशिक अर्थात एक कारक के परिवर्तन में आधार पर, जबकि जो समष्टि है वो अध्ययन करता है सामान्य संतुलन का, अर्थात सभी कारकों में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब यदि हम अगले अंतर की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम अध्ययन करते हैं कीमत का, इसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत है, पढ़ चुके हैं हम। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, आय व रोजगार का सिद्धांत। तो इसका उपकरण क्या हो गया, कीमत, और इसका उपकरण क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। ये तो आपको आ गया ना समझ में, काफी बार अध्ययन कर चुके हैं। इसमें है कीमत और इसमें है राष्ट्रीय आय। बच्चों, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें क्या होता है, बचत होती है लाभकारी, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बचत होती है अलाभकारी। कैसे, जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति यदि बचत करता है तो बहुत अच्छी बात है। हमें बचपन से भी क्या सिखाया जाता है कि बचत करना चाहिए, सेविंग बहुत अच्छा रहता है, हमें भविष्य में कभी भी काम में आ सकता है। लेकिन यदि सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएंगे तो क्या होगा, देश में उपभोग का स्तर कम हो जाएगा, उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा और मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो व्यष्टि के लिए जो तो बचत है वो लाभकारी है, जबकि समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग अंतर है ना, ये तो याद भी हो जाएगा आपको आराम से कि ये विरोधाभास पाया जाता है इन दोनों में। व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी, जबकि समष्टि के लिए बचत कैसी होती है, अलाभकारी। यदि हम अगले अंतर की बात करें तो व्यष्टि में जो परिवर्तन है, यदि पूरी अर्थव्यवस्था स्थिर है तो एक व्यक्ति के उत्पादन में परिवर्तन हो सकता है, और ये जो एक व्यक्ति के उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है उससे समष्टि प्रभावित नहीं होगी। यही इन दोनों में अंतर हो गया कि समष्टि की स्थिरता में भी व्यष्टि में परिवर्तन हो सकते हैं, और जो व्यष्टि में परिवर्तन होते हैं उससे समष्टि प्रभावित नहीं होती। आ रहा है समझ में, कितना इंटरेस्टिंग अंतर है ना। अब व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें अध्ययन करते हैं हम तब जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था किसमें होती है, संतुलन में। आ रहा है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें अध्ययन हम जब करते हैं जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन में होती है। संतुलन, असंतुलन, आसानी से याद कर सकते हैं हम इसे कि व्यक्तिगत इकाइयों का जब अध्ययन करते हैं जब वो होती हैं संतुलन में, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम जब अध्ययन करते हैं जब वो होती हैं असंतुलन में। तो बच्चों, ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ
और इनमें अंतर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। आपके हाथ की बात है, हमारा फ़ोन हम कभी भी देख सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप याद रखिएगा। धन्यवाद।